अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिलज़ई। आज इमरान खान से फैमिली की मुलाकात का दिन था। इमरान खान की दो बहनों से काफ़ी इंतजार के बाद उनकी मुलाकात करवाई गई। इमरान खान की गुफ्तगू सामने आ चुकी है जो आज की मुलाकात में उन्होंने की है पार्टी के लिए। कुछ हिदायत और MNAs और पार्टी की सीनियर लीडरशिप के लिए एक हुक्म भी सामने आया है। सुहेल आफरीदी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। सुहेल आफरीदी के धुआंधार इनिंग्स जारी है और उनके कुछ अहम फैसले जो उन्होंने आज के दिन किए हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद में आज इलेक्शन कमीशन के अंदर एक बड़ी वारदात पकड़ी गई है, उस आखिर में उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। महमूद अचकज़ई के हवाले से बाकायदा तौर पर साइन शुदा दरख्वास्त कौमी असम्बली सेक्रेटरी में जमा हो चुकी है। वो तकरीबन अब ऑल सेट टू बिकम अपोजिशन लीडर, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे। सबसे पहले इमरान खान की गुफ्तगू के जिक्र करने से पहले मैं आपको एक दो अहम चीज़ें बता देता हूँ जो सुहेल आफरीदी करने जा रहे हैं। वो ये करने जा रहे हैं कि एक ज़ाहिर है उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, तो मैंने कल भी जिक्र किया था कि वो मुख्तसर काबीना तश्कील देने जा रहे हैं और उसके अंदर बहुत कम लोगों को जो जिनके ऊपर उनका एतमाद है उनको वो काबीना का रुकन बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये करने जा रहे हैं कि उन्होंने जो 26 नवंबर के दौरान जो इस्लामाबाद में डी चौक के ऊपर जो कत्लेआम हुआ था उसमें जो लोग शहीद हुए थे उन शहदा के नामों पर वो खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ सड़कें जो है वो उनके नामों पर रखी जाएंगी। उनके नाम तब्दील करके 26 नवंबर के जो शहदा हैं उनके नाम से वो सड़कें मनसूब की जाएंगी। ये अहम फैसला उन्होंने किया है। इसके अलावा अब उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है और उस सिलसिले में पहले वो जुमे को चारसदा जा रहे हैं जहाँ पे वो एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। हफ्ते को ज़ाहिर ज़िला खैबर में एक अवामी जिरगा है, उसके अंदर वो खिताब करेंगे और बताया जा रहा है कि 25,000 लोग उसके अंदर शरीक होंगे। पूरे कबायली अजला से अमायदीन, मशरान, नौजवान, तमाम लोग, तमाम सियासी जमातों के लोग उसमें शरीक होंगे। इसके अलावा फिर इतवार को वो करक जाएंगे, करक में अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे। इसके बाद वो 9 मई और 26 नवंबर को शहीद होने वाले PTI कारकुनान के घरों में जाएंगे, उनसे ज़ारी यकजहती करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन 26 नवंबर के शहदा के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें उनके नाम पर से मंसूब की जाएंगी। ये उनके कुछ अहम चीज़ें हैं जो वो करने जा रहे हैं। आज का दिन भी उनका बड़ा मुतहरिक गुजरा। अब इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे अब पहले बात करते हैं इमरान खान की आज की गुफ्तगू के हवाले से। आज उनकी फैमिली से मुलाकात का दिन था और उनकी तीनों बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नूरीन खान वहाँ पे पहुँची, लेकिन फिर अलीमा खान को तो इजाज़त नहीं मिली। नूरीन खान और उज़मा खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। वकील फैसल मलिक भी उनके साथ मौजूद थे। तो इमरान खान ने उनसे जो गुफ्तगू की, कुछ हिस्सा उन्होंने बाहर आके बताया, कुछ हिस्सा मुकम्मल उनकी जो गुफ्तगू है वो उनकी ट्वीट के अंदर आ भी जाएगी। सबसे पहले इमरान खान ने इस वक्त जो एक हार्ड स्टेट का तस्वर पेश किया जा रहा है और रियासत जो वाकई बहुत हार्ड हो चुकी है, बहुत सफाक हो चुकी है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी है उसके ख़िलाफ़ हुकूमत अपना ऑल आउट जाती है। उसको पहले मुकदमात में नामज़द किया जाता है, लोगों को उठा लिया जाता है, पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, मीडिया पे कोई गुफ्तगू करता है तो उसकी आवाज़ों को बंद किया जाता है। पीका कानून के तहत बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, TV चैनल से उनको ऑफ एयर किया गया, सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। फिर इससे भी जब जी नहीं भरा, फिर एहतजाज करने वालों के खिलाफ शदीद यानी रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया। उससे भी दिल नहीं भरा तो उसके बाद गोली मारने को एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया। 26 नवंबर को PTI के कारकुनान पे गोलियां बरसाई गईं, एक मैसेकर हुआ, एक कत्लेआम हुआ और उसके बाद कहा गया कि रियासत अब हार्ड हो चुकी है, हार्ड स्टेट बन चुकी है। और हार्ड स्टेट का मसला मतलब यह है कि अब रियासत से जो टकराएगा वो पाश हो जाएगा। रियासत का नाम दे दिया गया इस रजीम को और फिर मुरीद के अंदर जो हुआ उसके बाद दोबारा से कहा गया कि ये होती है रियासत, अपनी रिट मनवाती है और ये हार्ड रियासत का तस्वर है। आज इमरान खान ने हार्ड रियासत के ऊपर गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी रियासत अवाम की सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट नहीं बन सकती, बल्कि जो रियासत लोगों के ऊपर जुल्म करे, अपने ही लोगों, अपनी ही फोर्सेस के ज़रिए लोगों के ऊपर गोलियां चलाए, रेंजर्स, पुलिस, FC के ज़रिए, तो वो हार्ड स्टेट नहीं, वो एक कमज़ोर स्टेट होती है। और ये कमज़ोर स्टेट की यही निशानी होती है कि वहाँ पे आइन कानून की बालादस्ती के बजाय फ़र्द वाहिद जो है वो हुक्मरानी करता है और वहाँ पे लोगों के जो हुकूक हैं उनको सलब कर लिया जाता है। तो इससे हार्ड स्टेट नहीं, ये कमज़ोर रियासत का तासुर मिलता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो तस्वर पेश किया जा रहा है ये बेसिकली फ़र्द वाहिद का तस्वर है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये किसी तौर पर भी ये रियासत के मफाद में नहीं है जिस तरह से हार्ड स्टेट के तौर पर ये रियासत चलाई जा रही है। और फिर उन्होंने मुरीद के वो वाक़े के ऊपर अगेन उन्होंने उसकी मज़म्मत भी की और साथ साथ कहा कि भरपूर एहतजाज किया जाए और हुकूमत के हर उस अमल में जिसके अंदर वो हार्ड स्टेट का
कंधा इस्तेमाल करके लोगों के हुकूक सल्ब करे या लोगों से उनका जीने का हक छीन ले, इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ को हर सतह पर मुज़ाहमत करनी होगी। इसके अलावा इमरान खान ने PTI के जो सियासी रहनुमा हैं, तमाम उनकी पार्टी है, उनको यह हिदायत दी है कि वो अदालतों के बाहर एहतजाज का सिलसिला शुरू करें। यानी इस टाइम पे इमरान खान की जो केसेस हैं वो नहीं लग रहे। सबसे इंपॉर्टेंट केस इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादर केस में जो उनको सजा हुई थी, इस वक्त ज़ाहिर है उसी कैद में वो जेल में बंद है। तो जनवरी में ये फैसला आया था, अक्टूबर हो चुका है, 10 महीने गुजरने के बाद भी उनका केस, जमानत का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं लगा रही। तो अब उन्होंने कहा है कि जहाँ केसेस नहीं लग रहे वहाँ अदालतों के बाहर PTI के तमाम सियासी रहनुमा, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और जितने भी सियासी कायदीन हैं वो इन अदालतों के बाहर भी और अंदर भी एहतजाज करें। जो जब केसेस लगें तो सब लोग वहाँ पे मौजूद हों और ताकि जजेस को प्रेशराइज किया जा सके, हुकूमत साफ करें। क्योंकि इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद ने कहा कि अदलिया का जो हाल हो चुका है उसमें बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक जो सपोर्ट, पब्लिक जो प्रेशर है, अवामी दबाव है, वो बढ़ाया जाए जजेस के ऊपर और उनको आईन और कानून के मुताबिक फैसलों पर मजबूर किया जाए। इस हवाले से उन्होंने हदायत पार्टी को जारी कर दी हैं। इसके अलावा इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली आई है और उसके बाद सुहेल आफरीदी को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, इसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने मुझे वोट दिया है, वहाँ पर मैंडेट मेरा है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जवाब दे भी मैं हूँ। और उन्होंने ये कहा कि ये मेरा हक है कि मैं पॉलिसीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की है वो मैं खुद तरतीब दूँ और CM KP की मुलाकात मुझसे करवाई जानी चाहिए ताकि मैं उनको जो पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से गाइडलाइंस दूँ जिस पर वो अमल दरामद करें, ताकि लोगों ने हमें जो हम पर एतमाद किया है हम उनके एतमाद को पूरा करने में उसको मुमकिन बना सकें, और क्योंकि हमने उनके सामने जवाबदेह होना है। इसी किस्म की गुफ्तगू अगले रोज़ यानी कल सुहेल आफरीदी ने भी की थी कि हमने लोगों को जवाबदेह होना है। और ये एक जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी सूबे के अंदर, अब तो क्योंकि अगर दूसरे सूबों के साथ कंपैरिजन करें तो जमहूरियत सिर्फ एक सूबे के अंदर ही रह गई है, तो वहाँ पे लोग जो हुक्मरान हैं वो लोगों को जवाबदेह होना समझते हैं, ये समझते हैं कि हम लोगों को जवाब दें। बाकी जगह पे तो कहीं इसका तस्वर भी मुमकिन नहीं है कि लोगों को कहीं किसी खाते में लाया जाए या लोगों का ख्याल रखा जाए। वहाँ पे इस वक्त वही अगेन वो जो हार्ट स्टेट वाली सारी कहानी है उसी तरह से बाकी पूरा पाकिस्तान चलाया जा रहा है। इमरान खान ने अपने जो जेल में उनको हुकूक हैं जो एक आम कैदी को मैसर होते हैं वो भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि 10 महीने के अंदर सिर्फ एक बार उनके बेटों से बात करवाई गई है, TV अखबार की सहूलत उनको मैसर नहीं है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि कोई उन्होंने ये मुतालबा नहीं करते कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनको कोई खास प्रोटोकॉल दिया जाए। कंपैरिजन किया उन्होंने अपनी कैद का और नवाज शरीफ की कैद का, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में जेल के अंदर दावतें चलती थी, लंबी लंबी मीटिंग्स होती थी, इजलास होते थे, हर कोई मुलाकात कर सकता था और उनको जो सहूलियात मैसर थी वो सहूलियात नहीं दे सकते। तो कम से कम जो एक आम आदमी, एक आम कैदी की जो सहूलियात हैं एटलीस्ट वो मुझे मैसर होनी चाहिए। मेरी फैमिली से मुलाकात हो, मेरे बच्चों से मेरी बात करवाई जाए, और इसके अलावा बाकी जो TV और अखबार की सहूलत है एटलीस्ट पता हो कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की है, तफसीली गुफ्तगू की है, और इन्होंने कहा है कि ये जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी ये बहुत काबिल तशवीश थी। अच्छा हुआ कि कतर के अंदर एक माहिदा हुआ है और ये जो मसला है सिर्फ बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। जो जंग है और या जो इस वक्त नफरत का माहौल है इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान के लोगों को भी नुकसान होगा। नफरतें नहीं बढ़नी चाहिए, दोनों ममालिक के दरमियान कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे इख्तलाफ हो। दोनों मुस्लिम बरदर ममालिक हैं, एक हिस्ट्री है, और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो कोई ऐसा इकदाम ना करे जिससे नफरतें बढ़ें, और क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जब हुकूमत थी 2021 में जब अमेरिका यहाँ से छोड़ के गया और उसके बाद अफगान गवर्नमेंट आई, उससे पहले भी जब तालिबान गवर्नमेंट नहीं भी थी, वो जो पाकिस्तान के मुखालिफ समझे जाते थे अशरफ गनी हुकूमत, हमने उनके साथ भी बातचीत करके और वहाँ पे अमन कायम किया, और हमारे 3.5 साल में ना सिर्फ पड़ोसियों के साथ, अफगान गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी अमन कायम रहा। इसके अलावा ज़ाहिर है उन्होंने और जो पार्टी के हवाले से हदायत थी वो अपनी बहनों के ज़रिए दी हैं। सुहेल आफरीदी के हवाले से कुछ हदायत दी हैं, और सुहेल आफरीदी की कैबिनेट के हवाले से कुछ बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि फैसला उन्होंने ये किया है कि वक्ती जो इस वक्त सूरत हाल है, ज़ाहिर काबीना तो तश्कील देनी है, अब कई रोज़ गुजर चुके हैं,
उनको हल्फ उठाए हुए, तो उसके बाद अब ज़ाहिर उनका जो एक रोड मैप है जो गवर्नेंस के हवाले से और जो मुख्तलिफ उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको कैरी आउट करने के लिए उनकी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, मुंतखब नुमाइंदों का उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो और इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, इम्कान भी यही है कि नहीं होने दी जाएगी, तो उसमें फिर उन्होंने फैसला किया है कि इब्तदाई तौर पर एक मुख्तसर काबीना वो तश्कील दे देंगे, कोई अराउंड 10 लोगों की, जिसके अंदर वो उन लोगों को शामिल करेंगे, क्योंकि अभी तक वो इस कश्मकश में थे, क्योंकि अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि उनके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें कोई इतने ऑप्शंस नहीं है कि जिसके ऊपर वो इत्मीनाद कर सके। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि कम से कम लोगों को फ़िलहाल हम काबीना के अंदर रखेंगे और फिर उसके बाद तोसी जब देने की जब इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद फिर काबीना में तोसी भी दी जा सकती है। ये फैसला उन्होंने किया है। आज भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उन्होंने की हैं और उसके अंदर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक तो अवामी राब्ता मुहिम में जा रहे हैं, और इसके अलावा एक इस वक्त डेंगी जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, डेंगी की जो बीमारी है, डेंगी बुखार है, तो उस हवाले से आज एक बड़ा उन्होंने पूरा एक्शन प्लान बनाया है और सूबों को, जो तमाम सूबों की जो सूबे के अंदर जितनी भी सरकारी मशीनरी है उनको हदायत दे दी है और इस हवाले से आगाही मुहिम शुरू करने का भी कहा है। आज इस्लामाबाद में जी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है, दिलचस्प वाक़या हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन के हवाले से ज़ाहिर है आईनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन हैं तो सारे कोई आज़ाद इदारे तो है नहीं है, लेकिन इसके अंदर कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म ज़ाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातें जो अपोजिशन जमातें हैं उनका ये एक प्लेटफॉर्म है और ये कोई इंतखाबी जमात नहीं है, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, ये एक तहरीक है। जैसे PDM थी, किसी ज़माने में MRT थी, और ये जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक तमाम सियासी जमातें अपोजिशन की एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होती हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, यानी आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है। और इसको ज़ाहिर महमूद खान अचकज़ई लीड कर रहे हैं, इसमें अंदर असद कैसर इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, सेनेटर मुश्ताक इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर हैं, लाहौर हाई कोर्ट के मुस्ताफ़ी होने वाले एक जज साहब इसके अंदर शामिल हुए हैं, और लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी मौसर तहरीक बन रही है। तो जब ये एक तहरीक बन रही है तो इसके खिलाफ ज़ाहिर साजिशें भी शुरू हो चुकी हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन में आज एक केस सामने आया, इलेक्शन कमीशन का एक उसके अंदर एक अदालत बनी हुई है, एक बेंच बना हुआ है जो मुख्तलिफ उनके पास जब दरख्वास्तें जाती हैं उसकी बाकायदा वो समाअत करते हैं। 3 जमातें हैं, एक जमात का नाम है तहरीक अमन, एक जमात का नाम है तहरीक वेलफेयर पार्टी, और एक जमात का नाम है तहरीक फलाह। ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमातें हैं। इन जमातों के नाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त गई और ये कहा गया कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से एक इंतखाबी जमात बनाना चाहते हैं, लिहाजा हमें इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। तो इस मामले में आज जब समाअत हुई तो इन तमाम जो पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इनके लोगों को नोटिस हुए कि आप आएँ और आप जवाब दें। हुआ ये कि जब ये जमातें, तीनों जमातों के वहाँ पे रहनुमा गए तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। मतलब इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने ये बात की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ख्वानज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई और खालिद यूसुफ़ चौधरी भी गए थे कि हमारे नाम से क्या यहाँ पे वारदात हो रही है, हम देखें तो सही। तो पता चला कि वो जो 3 जमातें हैं वो कहती हैं हमने दरख्वास्त ही नहीं दी। तो बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन ये स्क्रूटनी करता या ये तहकीकात करता कि कौन आके दरख्वास्त दे गया है, और वो दरख्वास्त अगर ये समाअत ना होती तो हो सकता है वो मंजूर भी हो जाती, इंतखाबी निशान भी लॉट हो जाता। तो ये तो मामला है क्या? तो हुआ ये कि उसमें पंजाब के जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि इस पे तो फॉरेंसिक होना चाहिए और पता चलना चाहिए। लेकिन फिर जाहिर है ये वारदात थी और जिन करने वाले थे उनको बचाने के लिए मेंबर बलूचिस्तान आए और उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करें कि आप ये दरख्वास्त वापस ले लें। और भाई उन तीनों ने जब दरख्वास्त दी नहीं है तो दरख्वास्त वापस कैसे लेंगे? लेकिन बहरहाल उनसे ज़बरदस्ती वो दरख्वास्त वापस ले ली और मामला निपटा दिया गया। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर आए बाहर और मीडिया से गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो ये वारदात डाली गई और इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों को, उन लोगों के नाम इस्तेमाल करके जिनको पता ही नहीं था। तो कौन करने वाला है वो सवाल उन्होंने उठाया। यकीनन जो देखने वाले हैं आपको भी पता होगा कि ये सब किसने किया होगा, लेकिन वहाँ किसी की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की औकात नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो इस तरह की वारदातें जो है वो सामने आ रही हैं, ये एक चीज़ है। दूसरा नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई अब ऑल सेट टू बिकम अपोजिशन लीडर, उनके लिए रास्ते की रुकावटें ज़्यादातर दूर हो चुकी हैं। 74 PTI के अरकान ने साइन करके उनकी अपोजिशन लीडर बनने की दरख्वास्त जमा करा दी है और जो रूल 39 है उसके मुताबिक अब स्पीकर ने उनकी अनाउंसमेंट कर देनी है
और असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उस दरखास्त पर डायरी नंबर लगा दिया है। उसके अंदर कोई रुकावट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है, अगर स्पीकर उसको खुद से रोक ना लें या किसी बगैर किसी वजह के रोक लें, क्योंकि और कोई वजह है नहीं। लेकिन अब महमूद खान अचकज़ई जो है वो बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, और अपोजिशन लीडर बनने के बाद ज़ाहिर एक आईनी हैसियत तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट मामला आना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का, जो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होता है। और जब वो आएंगे तो वो फौरी तौर पर इस पर प्रोसेस को शुरू करेंगे कि सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा जो एक अरसे से रिटायरमेंट के बाद भी वहाँ इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ है, उसको हटा के वहाँ पे नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए। और यही वजह है कि अपोजिशन लीडर लगाने में ताखीर भी हो रही है, देर भी हो रही है। और इसी तरह जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनको 20 अरकान के साइन चाहिए पीटीआई के, लेकिन सिर्फ 14 अरकान के साइन हो चुके हैं। बाकी पीटीआई के सेनेटर उस पर साइन नहीं कर रहे, और उनको भी वो जो है वो एक तरह से नदामत या ये आप कह लें कि बुरा फील हो रहा है कि यार मतलब मुझे इमरान खान ने नॉमिनेट किया है और इमरान खान के सेनेटर्स ही जो है इसके ऊपर साइन नहीं कर रहे। तो वो एक थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता भी उनको हुआ कि यार अब सेनेटर साइन ही नहीं कर रहे तो मैं क्या इनको लीड करूंगा अपोजिशन लीडर के तौर पे। लेकिन बहरहाल अब उनको पीटीआई की तरफ से ये गफलत तो है, और ये गफलत मुख्तलिफ मौके पे वो दिखाते भी रहे। जो पार्टी लीडरशिप है उनको इमरान खान को पता नहीं है इस मामले का कि अभी तक उनका जो हुक्म था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये वारदात बहरहाल वो करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट से भी आई, जजेस जो आज़ाद जजेस हैं वो ज़ाहिर खत नहीं लिख सकते, और उनकी मीडिया पे बात करने पे पाबंदी लगा दी गई है, उनके बैरूनी मुल्क दौरों पे पाबंदी लगा दी गई है, उनको सियासी सवालों के जवाब देने पे पाबंदी लगा दी गई है। 18 अक्टूबर को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था उसमें जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट तय हुआ था, और अब वो कि कोई गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, कुछ कोई बात नहीं कर सकते। तो इसके खिलाफ उन्होंने एक खत लिखा और उन्होंने कहा कि किस तरह जो है वो पूरा 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का, और उसके अंदर उन्होंने इस निज़ाम को एक्सपोज करके और उनको आईना दिखाया है। ज़ाहिर है इसकी तफसील वसीम मलिक और मरीम नवाज़ का जो चैनल है फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 उसके अंदर तफसील से उन्होंने रखा है। लेकिन ये सूरत हाल है कि इसके अंदर इस मुल्क के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जहाँ जजेस के ऊपर भी बोलने पर और कुछ कहने पर पाबंदी है। बहरहाल ये कुछ अहम चीज़ें थी नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।